Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the 5th class of English Pedagogy of CTET Paper 1 and Paper 2. जैसे कि आपको पता है इंग्लिश पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मार्क्स आपके 30 में से 30 भी आ सकते हैं, बट सिर्फ तभी आएंगे जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, उसको ध्यान से समझोगे. बहुत ईजी है ये. नाउ कम्स अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये 20+ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ. आई होप टुडेज वीडियो आपके लिए थोड़ा यूजफुल होगा बिकॉज ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम 3 to 4 टाइम्स रिपीट अप होके आए हैं सारे क्वेश्चंस. When a child learns a language naturally without much practice it is called. ये आपने एक लैंग्वेज एक्विजिशन किया था और लैंग्वेज लर्निंग किया था. लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, लर्न करते हो. एक होती है नेचुरली आप किसी चीज़ को सीखते हो, उसको लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं. नेचुरली मतलब जब आप डेली बेसिस पे उस चीज़ को बोलते हो, उस लैंग्वेज को बोलते हो, तो आप सीख जाते हो उसको, वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन. तो सिंपल से उन्होंने बात पूछी है कि कौन सी लैंग्वेज जो आप नेचुरली सीख जाते हो, तो इसका सीधा सा आंसर है लैंग्वेज एक्विजिशन. बाकी नहीं होंगे, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. लैंग्वेज एक्विजिशन वो होती है जो नेचुरली आप सीख जाते हो. नाउ कम्स द होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे. सिंपल, ये भी क्वेश्चन वही है कि इसमें क्या है, आपने क्या किया, जो होम लैंग्वेज है वो आपको लर्न करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना, तो हम लर्न तो नहीं करोगे, ना कोई आपको सिखाता है ना ही प्रमोट करता है, ये तो एक्वायर्ड होती है. सिंपल आप अपने पेरेंट्स से लेते हो या आप सिंपल मतलब जिस माहौल में रहते हो आप वही चीज़ बार बार बोलोगे, रिपीट अप करोगे, तो वही चीज़ तो आप सीखोगे, वही एक्वायर करोगे. तो नेचुरल चीज़ें होती ही यही है, लैंग्वेज एक्विजिशन. और सेकंड में क्या होती है, वही चीज़ पूछी है, होम लैंग्वेज कहाँ से आती है, जो एक्वायर्ड होती है, जो एक्वायर करते हो आप. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेजेस. इसमें क्या बोला है कि जब लैंग्वेज को लर्न करना थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगता है. ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, कंफ्यूज मत होना, जब नेचुरली लर्न करते हो उसको एक्विजिशन बोला जाता है, और जब थोड़ी सी एफर्ट लगती है मतलब आप लर्न कर रहे हो उस चीज़ को, तो इसका आंसर है लर्नड. वो लैंग्वेज आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो. लर्न करोगे तो एफर्ट लगेगा, नेचुरली बोलोगे तो उसमें क्या एफर्ट है, कोई एफर्ट नहीं है, बिकॉज वो आपका डेली यूज़ का लैंग्वेज है, राइट. तो इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन. नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, लैंग्वेजेस की लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, नो. अरेंजमेंट है, नो. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, नो. लैंग्वेज एक सिस्टम है. आपको भी पता है कि जो लैंग्वेज होता है वो एक सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक तरीके से इसको बोला जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ. नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन. ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था, ये तो आपको क्वेश्चन अच्छे से लर्न होना चाहिए. आपको क्या करवाया था, 44 साउंड्स होती हैं इंग्लिश में, उनमें से कितनी वॉवल्स होती हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ये तो मैंने सही से कराया था कि 20 वॉवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये इसमें करवाया था, राइट. 20 वॉवल्स होते हैं और 24 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो इसका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है. नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द मीनिंग आर नोन एज. जब आप किसी वर्ड की स्टडी करते हो और उसके मीनिंग को समझते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स क्या होता है, किसी वर्ड को समझना, उसके मीनिंग को समझना. फोनेटिक्स तो सीधा सीधा, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, फोनेटिक्स होती है साउंड से रिलेटेड, राइट. तो इसका सही आंसर है सिमेंटिक्स, किसी वर्ड के मीनिंग को समझना. नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन. इनमें से किसने बोला था कि जो लैंग्वेज है वो इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती है. ये सीडीपी में मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, जब मैंने आपको स्किनर की थ्योरी कराई थी, प्याजे की थ्योरी करवाई थी, उस टाइम चॉम्स्की की भी करवाई थी साथ में, और उस टाइम बोला गया था कि बच्चा क्या है, इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट से सीखता है. वो किसने बोला था, स्किनर ने बोला था, ये तो आप सबको याद है. नाउ कम्स द एट्थ क्वेश्चन, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड. कि जो गुड टेक्स्ट बुक होती है, अच्छी बुक होती है पढ़ने के लिए, उसमें क्या होता है, अमेरिकन लिटरेचर, नो. ग्रामर एक्सरसाइज, नो. स्टोरीज, नहीं. वो अट्रैक्टिव होती है और लर्नर फ्रेंडली होती है, कि बच्चे को पढ़ने में भी अच्छा लगे, लर्नर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, उसमें इतनी सारी फोटोग्राफ्स वगैरह कि बच्चे को उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए. थर्ड ऑप्शन सही हो सकता था, बट इसमें सिर्फ बोला गया स्टोरीज. सिर्फ स्टोरीज नहीं होती बच्चा, अट्रैक्टिव फॉन्ट्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं और लर्नर फ्रेंडली टेक्स्ट होता है. नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच. कि जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी क्या होती है, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, बोलते हैं डेली, फ्लुएंटली बोलते हैं, तो उसमें
कौन से वर्ड्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं. वी यूज़ फ्रीक्वेंटली इन अ डेली लाइफ. नाउ वी यूज़ ओकेजनली, कभी कभी. नहीं. वोकैबुलरी डिफ़िकल्ट होती है. नहीं. वी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. जिस चीज़ को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और उस चीज़ को समझ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव वोकैबुलरी. नाउ कम्स कैल्प. स्टैंड्स फॉर. कैल्प का क्या मतलब होता है? डैश एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सीटेट वालों ने प्रीवियस 2 ईयर्स में रिपीट अप किया है ये क्वेश्चन सभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए. तो इसका सही सा आंसर जो है वो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. याद रखना इसको. CALP. कैल्प. कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. Now comes the 11th question. While developing writing skills among students, a language teacher most importantly focus on. कि जब बच्चे की राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है, लिखने की उसकी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है, तो जो टीचर है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस कहाँ पे होना चाहिए? उसके हैंड राइटिंग पे? नहीं. आपने स्किल्स डेवलप करनी है, उसमें राइटिंग कहाँ से आई? ग्रामेटिक, उसके ग्रामर चेक करनी है? नॉट एट ऑल. वर्ड लिमिट? नो. इट्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़. ये क्वेश्चन मैं आपको CDP में भी करवाया था. वैसे उसमें भी यही चीज़ पूछी गई थी. जब राइटिंग स्किल्स आपने सही करनी है बच्चे की, तो उस टाइम आपको देखना चाहिए वो अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है. आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना आ गया तो उसको वो चीज़ें लिखनी भी आ गई अपने वर्ड्स में, तो इससे राइटिंग स्किल्स खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगी. नाउ कम्स द 12th क्वेश्चन. अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व. मतलब आप अच्छा सा पैराग्राफ लिख रहे हो एक इंग्लिश में, तो उसमें कौन सी चीज़ होनी चाहिए? हैंड राइटिंग? नहीं. हैंड राइटिंग नहीं आएगी. पंचुएशन कि कहाँ पे आपने कॉमा लगाया कहाँ पे नहीं? नो. फ्लावरिंग लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, खुशबूदार लैंग्वेज, ये तो नहीं होगा. आइडियाज़ होने चाहिए और जिस चीज़ से आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिस तरीके से उसको आप रख रहे हो अपने वर्ड्स को, अपने आइडियाज़ को, वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. नाउ कम्स द 13th क्वेश्चन. लर्निंग टू रीड मीन्स. मतलब लर्निंग टू रीड, रीड करने के लिए लर्न करना, मतलब रीड करके लर्न करना, उसका मतलब क्या होता है? जोर जोर से चिल्ला के पढ़ना? नहीं. डिकोड करना? नो. डिकोड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज? नो. डिकोड द मीनिंग, मतलब अच्छे से गहराई से उसके मीनिंग को समझना, उसका मतलब होता है लर्निंग टू रीड. जब तक गहराई से उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे तो क्या फ़ायदा पढ़ने का. Now comes the 14th question. The rise and fall of the tone. Rise and fall of the tone का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं भी कभी कभी बोलती हूँ तो कभी कभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है. वो होता है राइज एंड फॉल ऑफ द टोन. ठीक है. आपकी आवाज़ कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? नो. ना ही स्ट्रेस होगा ना ही स्ट्रेन होगा. इंटोनेशन नहीं होगा, वो प्रोनाउंसिएशन होता है, बोलने का तरीका. कभी कभी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाती है, कभी कभी आवाज़ लो हो जाती है, लो आवाज़ की पिच. राइट. तो वो थी प्रोनाउंसिएशन. आप उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, क्योंकि कई वर्ड्स होते हैं जिनको सॉफ्टली बोला जाता है, तो उसके लिए आपकी साउंड खुद ब खुद ही लो हो जाएगी. राइट. नाउ कम्स 15th क्वेश्चन. फोनिम इज. फोनिम एक्चुअली क्या होता है? ये तो सिंपल सी वर्ड है. फोनिम मैंने अभी पढ़ाया था कि साउंड से रिलेटेड होता है फोनिम. वोवल साउंड नहीं होता, डायफोंग नहीं होता, यूनिट ऑफ वर्ड्स नहीं होता, वो सिंगल यूनिट होता है साउंड का. ये अभी फोनिम पढ़ाया था ऊपर मैंने कि फोनिम क्या होता है? सिंगल यूनिट होती है साउंड के. साउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है फोनिम. नाउ क्वेश्चन 16. अ गुड लिसनर इज. गुड लिसनर मतलब जो अच्छे से सुने, आपकी बात को रिस्पेक्ट करे, अच्छे से जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब दे, वो होता है गुड लिसनर. वही तो होता है. अगर वो आपकी बात सुनेगा तभी तो आपको रिस्पॉन्स देगा वो. तो क्या होता है? रिकग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड. गुड लिसनर होता है, उसको पता होगा इंटोनेशन कैसे लगते हैं. गुड लिसनर की बात हुई है. अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, कि कैसे वर्ड को बोलना है. नहीं. प्रोनाउंस ईच वर्ड करेक्टली. अगर वो सही से हर चीज़ बोल रहा है तो वो क्या गुड लिसनर होगा? ज़रूरी थोड़ी है. करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड. ये बिल्कुल सही है. आप क्वेश्चन कोई पूछ रहे हो, उसने क्वेश्चन ध्यान से सुना है तभी तो उसको उसका आंसर पता. क्योंकि कई बच्चे तो ऐसा होते हैं कि क्लास में जाते ज़रूर हैं, मतलब वो मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, बस सिर हिलाते रहते हैं. जब मैडम पूछती है हाँ आपको आता है, हाँ आता है, ठीक है, सिर हिला दिया. जब मैडम क्वेश्चन पूछेगी तो कुछ नहीं आता. तो गुड लिसनर हमेशा वो होते हैं जो मैम को रिस्पॉन्ड करे. Now comes 17th question. When children first start to speak in sentence, their speech may be described as. सबसे पहला जब बच्चा सेंटेंस बोलना सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक. सिंपल सी बात है. मल्टीलिंगुअल नहीं बोलोगे,
पैदा होते ही वो बेचारा जब सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में सेंटेंस बोलते कि मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सीख जाएगा। वो इतनी सारी लैंग्वेजेस थोड़ी सीखेगा ना, बैबलिंग सीखेगा। बैबलिंग तो होता है माँ पापा करना, नो। सॉफ्ट बोलेगा नहीं, वो टेलीग्राफिक होता है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Now comes the 18th question. A student of class 4th is having some problem in writing. He may be having. यहाँ में impairment की बात हुई है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सब किया था हमने। तो इसका सीधा सा आंसर है डिसग्राफिया। जब भी किसी को लिखने में दिक्कत आती है उसको क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। राइटिंग में प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। रीडिंग में प्रॉब्लम आई तो डिसलेक्सिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई तो डिसकैलकुलिया। नाउ कम्स 19th क्वेश्चन। ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग। जो ऑडियो विजुअल एड्स आप यूज़ करते हो इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी, या वैसे भी आप ऑडियो विजुअल एड्स की स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, प्रोजेक्टर्स लगा देते हो अच्छे से, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स है, उससे क्या हो जाती है? आपकी लर्निंग ईजी भी हो जाती है, सीखना भी अच्छा लगता है, अफेक्टिव हो जाती है, अच्छे से सीखते हो, इंटरेस्टिंग लगता है आपको। तो ये ऑल ऑफ दीज है, सारे के सारे सही हैं। नाउ कम्स 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज स्किल्स कैन बी लर्न बेटर। लैंग्वेज स्किल्स हैं, कैसे सीखोगे? आइसोलेशन, अकेले अकेले बैठ के? नहीं। रिटन टेस्ट? नो। रट्टा तो मारना ही नहीं है। बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन, इफ टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर। सबको एक साथ एकत्रित करके सिखाया जाए तो वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से सीख सकता है। सो taught in integrated manner. I hope today's video is very useful for you। और प्लीज़ ये क्वेश्चंस ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं रिपीट हो के। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।